हाँ देखिए, आपको क्रिमिनोलॉजी में अपराध शास्त्र दंड प्रशासन में विगत जितनी कक्षाएं चली थी उसमें दंड के प्रकार, दंड के सिद्धांत, जेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके साथ साथ दंड के थ्योरीज सारी चीज बताई गई थी। आज एक चीज बताना है, भारतीय दंड संहिता या भारतीय विधान के तहत पनिशमेंट, दंड के प्रकार, फॉर्म पनिशमेंट, दंड क्या है, दंड के प्रकार क्या है, दंड कितने प्रकार होते हैं, दंड भारत में किस तरह से दिया जाता है, इन चीजों का जो है हम यहाँ पर देखते चर्चा करते हैं। जैसे दंड क्या है, दंड से तात्पर्य है कि जैसे समाज में दंड का क्या महत्व है। समाज में दंड का महत्व है जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया सोती है, लेकिन दंड के भय से समाज में अमन चैन शांति रहती है। दंड वह व्यवस्था है जो व्यक्ति किसी बात को दंड वह व्यवस्था है जिसके डर से, जिसके दंड के भय से समाज में लोगों की शांति सुरक्षा को कायम रखा जाता है, वो दंड है। अब दंड को भारतीय दंड संहिता में जो परिभाषित दंड क्या है, दंड के लिए कोई भी व्यक्ति अगर विधि का उल्लंघन करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा तो दंड की व्यवस्था है। अब भारतीय दंड संहिता में कानून बना, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय दंड संहिता में कुल 395 धारा है जिसमें कोई व्यक्ति अपराध करेगा उसको दंड की व्यवस्था है। तो दंड का जो सिद्धांत है, भारत में दंड क्यों दिया जाता है, दंड के पीछे क्या कारण है, दंड के प्रकार, और जो सबसे बड़ा दंड है कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहां तक हम देखते हैं कि दंड जो है दिया जाता है, दंड का स्वरूप क्या है, भारत में दंड का जो स्वरूप क्या है, दंड क्यों दिया जाता है। देखिए, दंड जो है, दंड से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को दंड एक प्रकार का सामाजिक निंदा है और जिससे आवश्यक नहीं है कष्ट एवं पीड़ा ही सम्मिलित हो। दंड जो है समाज का एक सामाजिक निंदा है। दंड से तात्पर्य हम ऐसे कह सकते हैं कि दंड से तात्पर्य किसी विधि विरुद्ध कार्य के उल्लंघन पर राज्य द्वारा उस व्यक्ति को दिए जाने वाला आदेश दंड है। अब दंड का उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य होता है कि उस अपराध में जो अपराधी है उसको सुधारा जाए, उसको सुधारने के लिए दंड दिया जाता है ताकि पुनः अपराध न करे। दंड को अपराधी को दोबारा अपराध करने से रोकने के लिए दंड दिया जाता है। और दंड का जो मुख्य आधार है वह समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य में दिया जाता है। दंड के सिद्धांतों और दंड के प्रकार हम देखते हैं। जो प्राचीन भारत में जो दंड का जो प्रकार था वो विचित्र तरीके का था। प्राचीन भारत में, दुनिया के अन्य देशों में हम दंड के प्रकार देखते हैं तो कहीं कहीं दंड की कैटेगरीज हैं, दंड के जो सिस्टम है सभी देशों के अपने अलग अलग हैं। भारत में चोरी करने का दंड 3 साल है, तो कहीं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जैसे सऊदी के देश हैं जितने हैं, चोरी करने पर जो हाथ पैर कटवा लेना, या वहाँ उस समाज की उस व्यवस्था को चलाने का जो एक माध्यम है वो दंड के स्वरूप को निर्धारित करता है। जैसे हम देखते हैं कि समाज का परिवर्तन, समाज का चेंज और समाज का सामाजिक जो है कि जो ताना बाना है, सामाजिक जो सिस्टम है, जिस देश का जैसा समाज होगा, जिस देश की जैसी व्यवस्था होगी, दंड की व्यवस्था भी उसी ढंग की होगी। जहां पर अराजकता अधिक है वहां की दंड की मात्रा, और जिस देश में सभ्यता अधिक है, वहां काफी सभ्य लोग हैं, वहां की दंड मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं कि प्राचीन देशों में दंड के लिए कोड़े मारना, पत्थर से मारते हैं, कोड़े मारते हैं, तमाम तरीके के दंड की व्यवस्था हमको पढ़ने को सुनने को मिलता है। लेकिन जो भारतीय में इस विधान में दंड की व्यवस्था है, 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था भारतीय विधान में किया गया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास कारावास दो तरीके बताया गया है, साधारण कारावास, कठोर कारावास, संपत्ति की जुर्माना और कुर्की। इस तरह से भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। दंड 5 प्रकार बताए गए हैं। दंड के 5 सिद्धांत हैं। पांचों सिद्धांत को हम देखते हैं कि दंड का सिद्धांत है पश्चातात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। दंड इसलिए दिया जाता है व्यक्ति को सुधारने का अवसर दिया जाए। और दंड के 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें आज चर्चा करते हैं कि मृत्यु दंड का औचित्य भारतीय दंड संहिता में तथा आपराधिक विधि में अपराध शास्त्र के अंतर्गत मृत्यु दंड जो दिया जाता है, मृत्यु दंड कहाँ कहाँ भारतीय दंड संहिता में दिया जाता है, मृत्यु दंड क्या है। अब आपको यहाँ जानना है कि मृत्यु दंड जो देने का प्राविधान है, दंड देने का प्राविधान दंड संहिता में है। दंड संहिता को हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 कानून है, जिसमें कुल 511 धाराएं वर्णित किए गए हैं। उन 511 धाराओं में पहले जो भारतीय दंड संहिता का जो बंद था 1955 तक, उसमें दंड की व्यवस्था 8 जगह बताई गई थी। 8 जगह दंड की बात बताई गई थी। लेकिन समय और परिस्थितियों को बदलाव के साथ साथ भारतीय दंड संहिता में आमूल परिवर्तन हुए और समाज और परिस्थितियां ऐसी बन गई कि दंड को कठोर करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता में कुल 11 दंड को 11 जगह परिभाषित किया गया। दंड ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि कह सकते हैं भारतीय दंड संहिता में 11 धाराओं में दंड का उपबंध है। वे धाराएं जैसे हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में है। 121 में है कि राजद्रोह करता है, कोई राजद्रोह षड्यंत्र करता है, उसके लिए है। 132 है। 132 में भारतीय दंड संहिता की धारा 132 में मृत्यु दंड की बात बताई गई है, जिसमें कि सैनिक विद्रोह करते हैं, सैनिकों की टोकरी, सैनिक हैं, सैनिक की टुकड़ी मतलब सैनिक की टोली में कोई विद्रोह कराता है जिससे दो गुट आपस में लड़ जाए, ऐसे विद्रोह को फांसी पे होती है। और इसी के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 है, 132 है, 194 है, 302 है, 303 अब निकल गया है, 305 है, 307 है, 364 ए है, 396 है, 376 ए है, 376 ए बी है, और 376 डी है, और 396 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भारतीय दंड संहिता में 11 जगह मृत्यु दंड बात बताई गई है। इस 11 जगह मृत्यु दंड में 121 बताते हैं। 121 में जो कोई राष्ट्रद्रोह करेगा, राष्ट्रद्रोह का प्रयत्न करेगा, राष्ट्रद्रोह का षड्यंत्र करेगा, उसको फांसी होगी। 132 बताया गया है सैनिक विद्रोह, सैनिकों की टुकड़ी में जो विद्रोह करेगा, 2 टोलियों में बढ़ जाए सैनिक, उसमें जो है फायर हो जाए, उसमें फाइट हो जाए। 194 है मिथ्या साक्ष्य देना, जो कोई झूठी गवाही देगा, झूठी गवाही के परिणाम स्वरूप निर्दोष आदमी को फांसी हो जाए। जैसे निर्दोष आदमी को पता चला कि जो गवाह है गवाही दे रहा है कि हमने देखा है फला आदमी मार करके और सरजू जी में या किसी नदी में डाल दिया है, मैंने देखा था, उसी की गवाही के परिणाम स्वरूप निर्दोष आदमी को कत्ल के जुर्म में, हत्या के जुर्म में फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है जिसको बताया कि फला आदमी को मार करके नदी में डाल दिया था और उसकी लाशें नहीं पता चली, वह आदमी कहीं विदेश में, सिंगापुर है या विदेश है, कहीं पर वो मिल गया। लेकिन जो झूठी गवाही दिया था उसके गवाही परिणाम स्वरूप निर्दोष आदमी को फांसी हो गई थी। जब फांसी हो गई दोबारा तो आएगा नहीं, तो जो झूठी गवाही दिया था उसको फांसी पर लटकाने की व्यवस्था मृत्यु दंड मतलब 194 में मृत्यु दंड की बात बताएगी फांसी पर लटकाने। 302 में है
कि रेयरेस्ट रेयर के मामलों में विरलतम से विरलतम मामलों में फांसी की सजा दिया जाएगा, जिसे इसमें है कि हत्या के मामले में फांसी देना। सभी हत्याओं में फांसी नहीं होता है, लेकिन उन हत्याओं में फांसी होगा जिसमें अपराधी ऐसी प्रकृति का हत्या किया है जिसको सुन करके रोए खड़े हो जाए। ऐसे अपराधियों को फांसी पर लटकाने की व्यवस्था 302 में है। 302 में है। अब उसमें अब हो गया है कि कुछ मतलब रेयरेस्ट रेयर मामले, विरलतम से विरलतम मामले में तात्पर्य है कि जिससे जो है कि बड़ा मतलब उस अपराध को सुन करके लोगों को डर भय हो जाए, ऐसे अपराधियों को फांसी लटकाने की बात है। सामान्यतः हत्या के मामले में आजीवन कारावास होता है, लेकिन जो बहुत गंभीर मामले हैं उसमें फांसी होती है। 303 में था जो कोई आजीवन कारावास भोगते हुए पुनः हत्या करेगा उसको फांसी हो जाएगी। अब भारतीय दंड संहिता धारा 303 को निश्चित कर दिया गया है, अब नहीं है, अब इसमें 303 नहीं है, 305 है। 305 में है कि शिशु पागल व्यक्ति या उन्मत्त व्यक्ति को, शिशु पागल या उन्मत्त व्यक्ति ड्रिंकनेस की अवस्था में, ऐसे व्यक्ति को जो अपने कार्य परिणाम को नहीं समझ पा रहा, अपने व्यवहार को नहीं समझ पा रहा है, ऐसे लोगों को आत्महत्या के लिए कहता है। कोई व्यक्ति कहता है आत्महत्या, जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझ रहा है। जो व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम नहीं समझ रहा है, उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित किया जाए और उसके उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, उसका हार्ट के परिणाम स्वरूप, उसके जो है कि इंस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप, उसके अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप क्या कर ले, वो आत्महत्या कर ले। तो उसको, जिसने उसका आया था, उसको फांसी की व्यवस्था, मृत्यु दंड की व्यवस्था बताई गई है, उसको मृत्यु दंड होगा। ठीक। 307 भारतीय दंड संहिता धारा 307 में ताजीरात हिंद दफा 307 जो कहते हैं, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड सेक्शन 307 या कह सकते हैं धारा 307 में, इसमें है कि आजीवन कारावास भोग रहा हो जेल में और पुनः हत्या कर दे, ऐसे लोगों को मृत्युदंड होगा। 364 में है कि किसी शिशु को अपहरण कर ले, इस समय बहुत ज्यादा किडनैपिंग हो रही है, किसी शिशु का अपहरण कर ले, किसके लिए, फिरैती के लिए। फिरैती मतलब है कि उसको जो है कि मनी पॉकेट के लिए, पैसे के लिए शिशु का अपहरण कर ले और शिशु न मिले उसकी हत्या कर दे, मतलब पैसा न मिले उस शिशु की हत्या करता है। ऐसे हत्यारे को भारतीय दंड संहिता धारा 364A में फांसी की व्यवस्था बताई गई। 364A में क्या है, किसी शिशु को अपहरण करना, किसके लिए, फिरैती के लिए, फिरैती न मिले तो उस शिशु को हत्या कर देते हैं। आज की वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान व्यवस्था में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है। इस धारा का अपराधी बहुत अधिक अपराधी प्रवृत्ति के हो रहे हैं। हालांकि जितने आप देख रहे हैं इसमें सभी अपराधों में इसी तरह व्यवस्था है, लेकिन 364A में विशेष रूप से है। इसके बाद 376 में रेप मामले आते हैं। रेप के मामले में, बलात्कार के मामले में पहले जो है मृत्युदंड नहीं होता था, पहले आजीवन कारावास होता था, लेकिन अब जो है 376 में मृत्युदंड में फांसी की व्यवस्था बताई गई है। ठीक ना, गैंग रेप है, मृत्युदंड है। 376B में है कि 16 साल से कम आयु बच्चियों के साथ गैंग रेप किया जाता है। जो 376D में है, पास्को एक्ट के तहत जो है कि 12 साल से कम आयु के बच्चियों के साथ है। इसके बाद 396 में है, 396 में है हत्या से डकैती। कोई हत्या डकैती करने जाता है, वहां हत्या करता है, उसको फांसी पर लटकाने की व्यवस्था है। ठीक। मृत्युदंड, अब आपको ये जानना है मृत्युदंड कैसे भारत दिया जाता है। भारत में मृत्युदंड देने का प्राविधान है कि जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है उसके गर्दन में रस्सी के फंदा लटका करके, मतलब लटकाया जाएगा तब तक जब तक वो मर न जाए। ये बात कहाँ लिखी गई है, यह बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 में लिखी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354(5) में, सेक्शन 354 CRPC 354(5) में लिखा गया है, जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाएगा उसके गले में रस्सी का फंदा, फांसी का फंदा लगा करके तब तक वो लटकाया जाएगा जब तक वो मर न जाए। तो मृत्युदंड
के संबंध में आपने सुना कि मृत्युदंड क्या है, मृत्युदंड कैसे दिया जाता है, मृत्युदंड का औचित्य क्या है, मृत्युदंड कहाँ दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य है कि वर्तमान भारत में दंड का स्वरूप क्या है। दंड के स्वरूप को हमने आपको बताया ही है कि पहले दंड के स्वरूप देने में हम चेतावनी देते हैं। चेतावनी मौखिक रूप से दिया जाता है न्यायालय द्वारा, या तो कहीं आप हैं कोई अपराध करते हैं, कोई कार्य करते हैं जिससे जो है कि मतलब वह चेतावनी स्वरूप दिया जाता है कि आप ऐसा कार्य अब नहीं करेंगे। दूसरा है आर्थिक दंड, फाइन। अभी हम बताए हैं कि दंड के जो सिद्धांत बताए गए हैं, 5 प्रकार से दंड के प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार। जिसमें पहला दंड मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास है। मृत्युदंड भारतीय दंड संहिता कुल 11 जगह है। आजीवन कारावास भारतीय दंड संहिता कुल 51 जगह पे आजीवन कारावास बताई गई है। इसके बाद कारावास है। कारावास में जो है कि लगभग 257 सेक्शन में, 250 सेक्शन में कुल 500 धाराएं हैं। 500 धाराओं में 250 धाराएं, तो 250 धाराएं लगभग जो कारावास की बात करती हैं। कारावास 2 तरीके का होता है, एक साधारण कारावास होता है, दूसरा कठोर कारावास होता है। कठोर कारावास में चक्की पीसना, आटा पीसना, जेल में जो है काम कराना। साधारण कारावास में जेल में काम करने की व्यवस्था, तो सामान्य ढंग का काम है, कठोर कार्य नहीं है। नहीं तो आप पिक्चरों के माध्यम से देखे होंगे कि पत्थर तोड़वाते हैं जेलों में, वो कौन सा है, सश्रम कारावास, कठोर कारावास, श्रम के साथ कारावास। एक साधारण कारावास होता है कि वो साधारण का सिविल मामलों में या ऐसे अपराधियों को जो कि मतलब आर्थिक रूप से अपराध करते हैं उनके लिए, और जो किसी को शारीरिक रूप से ऐसे अपराधी करते हैं उनको ज़्यादातर सश्रम कारावास की ही व्यवस्था बनाई गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कारावास बैठा है, हम बता ही दिए। कारावास 2 तरह के, साधारण कारावास, कठोर कारावास। इसके बाद एकांतवास। एकांतवास का भी कारावास दिया जाता है कुछ समय के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। एकांतवास मतलब आपको पहले था एकांतवास, काले पानी की व्यवस्था होती थी, ले जाकर निर्जन स्थान में छोड़ देते थे, लेकिन अब एकांतवास निकल गया है, ठीक ना। अब इसके बाद जो है कि आजीवन कारावास की जहाँ तक बात है, आजीवन कारावास पहले जो है ये माना जाता था कि आजीवन कारावास से क्या मतलब है। लोग कहते थे दिन रात बराबर चलता था, ऐसी बात नहीं थी। आजीवन कारावास ये जो है कि लगभग ऐसे हम कह सकते हैं कि आजीवन कारावास जीवन प्रयत्न चलने वाला कारावास है, जिसको उड़ीसा हाई कोर्ट ने AIR 2004 के मामले में यह स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास से तात्पर्य है जीवन प्रयत्न चलने वाला कारावास। इसके बाद पेरोल है। पेरोल को भी हम चर्चा किए थे। पेरोल में जब अपराधी कुछ समय के लिए जेल में रह चुका है, उसे अच्छे आचरण व्यवहार नाते उसको छोड़ दिया जाता है, तो ये भी एक दंड है। दंड का स्वरूप ये भी है। दंड का स्वरूप क्या है, पेरोल है। पेरोल मतलब है कि सजा हो जाती है, सजा होने के बाद जेल के अंदर अपराधी को सुधरने का अवसर मिलता है। जेल के अंतर्गत अपराधी जो है क्या करता है, सही व्यवहार करता है, तो उसको जो है छोड़ने की व्यवस्था है, उसको छोड़ देने की व्यवस्था है, उसके अच्छे व्यवहार के नाते उसको पेरोल कहा जाता है। इसके बाद वो भी सजा है। इसके बाद परवीक्षा है। परवीक्षा को प्रोबेशन कहते हैं, प्रोबेशन अधिकारी होते हैं। परवीक्षा तात्पर्य होता है कि अपराधी को जेल जाने से पूर्व उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ दिया जाता है। जेल जाने से पूर्व मतलब क्या है कि जैसे सजा हो गई, 1 महीने की सजा हो गई, वह व्यक्ति समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिससे जो है कि अपेक्षा नहीं किया सकता है कि ऐसा कार्य करेगा, लेकिन कार्य वो कर दिया है, तो उसको पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। परवीक्षा पे छोड़ दिया जाएगा, प्रोबेशन पर। वो कि आप जो है कि 1 महीने तक सुबह शाम जो भी समय बन जाए, इतने दिन आप आकर के थाने पर या मतलब न्यायालय के समक्ष या जहाँ भी हो कि आप आकर के अपना जो है हाजिरी देंगे। वो भी एक सजा है, वो भी एक सजा का रूप है। इस तरह से आपने सजा का रूप देखा। सजा के रूप में सजा का स्वरूप जो है, मेथड क्या है, पहला है कि चेतावनी देना किसी अपराधी को, सजा वो भी चेतावनी, सजा देना चेतावनी है। इसके बाद आर्थिक दंड भी है। आर्थिक दंड के बाद जो है मृत्यु दंड है, पैरोल है, परवीक्षा है, और अंतिम है क्षमादान। क्षमादान की व्यवस्था है कि अपराधी को क्षमा करने की भी व्यवस्था है। क्षमादान की व्यवस्था
भारतीय विधि व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने भारतीय संविधान की चर्चा सुना है, भारतीय संविधान में क्षमादान की शक्ति माननीय महामहिम राष्ट्रपति को है और राज्यों के राज्यपालों को है। राष्ट्रपति को किसी भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति बताया गया है, राष्ट्रपति को, कि जिसको जो है कि किसी भी मामले में जो किसी भी न्यायालय से कोई अपराधी है जिसको मतलब आजीवन कारावास हो या फांसी तक की सजा हो, उसको भी क्षमा करने की व्यवस्था है। जैसा कि आप तमाम पिक्चरों टीवी के माध्यम देखे हैं कि तिरंगा उंगा देखे, तमाम देखे तो राष्ट्रपति मतलब के माध्यम से क्षमादान की व्यवस्था है, ठीक ना। और राज्यपालों को, राज्यों के राज्यपालों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 में राज्यपाल को सजा क्षमादान शक्ति है, जिसमें मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा मतलब जो भी दंड है सबको समाप्त कर सकते हैं, मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड को समाप्त करने का अधिकार किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर सजा दे दिया है तभी उसको राष्ट्रपति को एक विवेकी शक्ति दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि वह मृत्यु दंड को समाप्त करेंगे। मृत्यु दंड को समाप्त करने की अधिकार राष्ट्रपति को रखते हैं, राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल को सिर्फ जो है कि दंड को कम करने का है, न्यून करने का, लघुकरण करने की शक्ति है राज्यपाल को। राष्ट्रपति को पूरा दंड को समाप्त कर देने की है। अंतर यही है, राष्ट्रपति दंड को समाप्त कर सकते हैं, राज्यपाल जो है दंड को कम कर सकते हैं। राष्ट्रपति मृत्यु दंड के सजा को भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को मृत्यु दंड को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से मृत्यु दंड का जो औचित्य रहा है, अब मृत्यु दंड के संबंध में हमने बताया कि मृत्यु दंड जो कैसे भारत दिया जाता है। मृत्यु दंड का ये है, अब न्यायालय के दृष्टिकोण से मृत्यु दंड न्यायालय के दृष्टिकोण से मृत्यु दंड, ठीक ना।